हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक नए टॉपिक्स के साथ। चैप्टर वही है हमारा क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे पहले जो वीडियोस मैंने डाली है बच्चे, इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर आपको कॉन्टिन्यूसली सारा चैप्टर समझ में आएगा। आज के जो टॉपिक्स हैं मेन वो मैंने लिए हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके। एंड ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक टॉपिक ये रहेगा हमारा। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा इंडियाज वास्ट एंड डाइवर्स साइज ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसोर्सेज, कैसे, हाउ। एंड द लास्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन। सिर्फ 3 टॉपिक्स की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्व करना मतलब सेव करना। किसी चीज़ को आप सेव करके रखते हो, कंजर्व करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो। तो रिसोर्सेज को क्यों आप कंजर्व करना चाहेंगे, क्यों ज़रूरी है? रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। रिसोर्सेज के बिना जो है हाउ वी कैन गेट एंड अचीव द बेसिक नीड्स। हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ कौन पूरी कर रहा है? हमारे रिसोर्सेज पूरे कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करता है, प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करता है, बल्कि उसका मिस यूज़ करता है। एज अ ग्रीडी पर्सन, एज फॉर देयर ग्रीड, वो उनको क्या कर रहा है, उन रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहा है, और ओवर यूज़ करने की वजह से वो रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये आता ही आता है बच्चे। दे हैव टू बी गिवन टू द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको दी जाएगी एंड ही आस्किंग टू यू कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, किसने बोली है ये स्टेटमेंट। तो उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी की ये स्टेटमेंट थी। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि हमारे इस अर्थ पे ना इतने रिसोर्सेज हैं, देयर आर इनफ रिसोर्सेज ओनली फॉर द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर देखा जाए तो आराम से एवरी पर्सन जो है, हर पर्सन जो है यहाँ पे आराम से रह सकता है, अपना गुजारा कर सकता है। लेकिन अगर वो ग्रीडी बन गया, अगर वो ग्रीडी पर्सन बन गया, लालची बन गया, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास कि हम उसके ग्रीड को सेटिस्फाई कर पाए। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी। रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका ओवर यूज़ करेंगे, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं प्रॉब्लम्स को, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि आपका ओजोन लेयर डिप्रेशन है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, ठीक है, और आपका लैंड डिग्रेडेशन है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी शुरू होती हैं आपके रिसोर्सेज को अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। तो आप उनका जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, प्रॉपर कंजर्व नहीं करोगे, तो आने वाली जनरेशन को ये तो मिलने वाले नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो है उनको, उन रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, ताकि हम प्रेजेंट में तो यूज़ कर ही सकें, लेकिन आने वाली जनरेशन को भी एज अ गिफ्ट उसे दे सकें। नहीं तो आने वाली जनरेशन में ये जो हमारे पेट्रोल डीजल है, तो मोस्टली वो नहीं मिलने वाले हैं। मोस्टली लोग जो है, आने वाली जनरेशन जो है, दे हैव टू नो अबाउट दैट। उनको पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल और डीजल कोई चीज़ होती थी। क्यों? क्योंकि वो उसको तो एज अ ग्रीडी पर्सन हम ही यूज़ कर लेंगे, तो उनके लिए फिर क्या बचेगा? ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, आपसे जो है, आप जो है एक इसकी वजह से जो बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होती है। इसी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। जो भी चीज़ें होती है, दैट इज़ ओनली द यूज़ ऑफ एज अगर आप उन चीज़ों को मिस यूज़ करोगे, तो दैट इज हैपन्स विद। कम्स ऑन द नेक्स्ट,
एंड दिस इज इंडियाज वास्ट एंड डाइवर्स साइज ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कैसे आपका जो है इंडिया के अगर फिजिकल फीचर्स आपने 9th में पढ़े तो आपको पता होगा कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पे जो फिजिकल है उसका फीचर्स है वो डिफरेंट है। कहीं पे जंगल है, कहीं पे फॉरेस्ट है, पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है, तो कहीं पे आपके जो है वो आइलैंड्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है इंडिया में। तो इन्हीं डिफरेंट फीचर्स बोलते हैं कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिसोर्स। कैसे रिसोर्सेज जो है उसके फिजिकल फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आई ऑल्सो ड्रॉ द पाई चार्ट टू यू टू अंडरस्टैंड इट इजीली। देखो, सबसे पहले हम प्लेन एरियाज की बात करें तो इंडिया में प्लेन एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज के लिए? क्योंकि प्लेन एरियाज जो है वो यूज किए जाते हैं आपके एग्रीकल्चर के लिए और एज वेल एज इंडस्ट्रीज के लिए। तो प्लेन एरियाज में आपने देखा होगा मोस्टली आपका पंजाब, हरियाणा, ठीक है, यूपी, आपका दिल्ली प्लेन एरियाज है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है मोस्टली एग्रीकल्चर करती हुई ह्यूमन बीइंग दिख जाएंगे। सो ये वाला एरिया हम प्लेन एरियाज जो है हमारे मोस्टली यूज होते हैं आपके एग्रीकल्चर के लिए और आपकी फैक्ट्रीज के लिए। सो दे आर ऑल्सो यूजेस एज अ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज अ माउंटेन्स। माउंटेन जो है वो यहाँ पे हमारा 30% है और 30% माउंटेन जो है वो हमारा यूज होता है किस चीज़ के? अब माउंटेन्स क्यों एज अ रिसोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है अभी बता रही हूँ। माउंटेन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि माउंटेन से हमारी पेरिनियल रिवर्स आती है। अब पेरिनियल रिवर्स क्या होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है कि पहाड़ों से आपके हिमालय से निकलने वाली रिवर्स। तो ये हिमालय से जो निकलने वाली रिवर्स है इनको हम पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं, जो कि पूरा थ्रू आउट द ईयर जो है वो पानी रहता है, हमें सूखती नहीं है, ड्राई नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। तो माउंटेन्स हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से पेरिनियल रिवर्स निकलती है जो एक वाटर रिसोर्सेज है हमारे लिए। दूसरा हमारे लिए जो माउंटेन्स है दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द टूरिज्म। अब आपने देखा होगा कोरोना के जैसे केसेस खत्म हुए, सारे के सारे लोग जो है जाके दिल्ली के और जितने भी यहाँ के सिटीज के लोग हैं सब के सब जो है वो कहाँ चले गए? कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ घूमने चले गए, ठीक है, नेचर में। तो क्या हुआ? वो टूरिज्म को एक सपोर्ट कर रहा है, टूरिज्म को इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो हमारे माउंटेन्स में मोस्टली हमारा टूरिज्म को इम्पोर्टेंस देता है। एंड नेक्स्ट इज प्लेट्यू। प्लेट्यूज हमारे पास है 27% और हमारे प्लेट्यूज में क्यों, अब प्लेट्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लेट्यूज में बच्चा हमारे जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो आपके मिनरल्स होते हैं या आपके जैसे आपने देखा होगा जो आपके ओर्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो मोस्टली आपके कहाँ पाए जाते हैं? प्लेट्यूज में। क्लियर? सो इसलिए प्लेट्यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिनरल्स, फॉर द फॉसिल फ्यूल्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लेट्यूज, ठीक है। प्लेट्यूज में हमें जो है वो इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका प्लेन एरियाज, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? एज अकॉर्डिंग टू द इंडियाज वास्ट एंड डाइवर्स साइज। डाइवर्स साइज होने की वजह से फिजिकल, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों हमारे रिसोर्सेज जो है इस पे डिपेंड करते हैं, तो आप इसको इजीली पाई चार्ट बना करके इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके यू गेट द वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से फॉलो अप करके आप एक्सप्लेनेशन इसका कर सकते हैं। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट एंड दैट इज द लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का यूटिलाइजेशन करना, लैंड को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, हिंदी में इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना। सो हम कैसे करते हैं? लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कैसे? लैंड पे मैं खड़ी हूँ, जमीन पे, ठीक है। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड्स पे हमारी बिल्डिंग्स बनी है, लैंड्स पे हमारी फैक्ट्रीज, रोड्स, लैंड पे एग्रीकल्चर होता है। सो लैंड अगर ना हो तो दैट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू इवन वॉक, ठीक है। सो लैंड का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। और कैसे जो है वो लैंड का यूटिलाइजेशन हुआ है? कम्स ऑन दिस पाई चार्ट। इस पे हम आते हैं और समझते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो लैंड में कुछ एक पार्ट जो है वो हमारा फॉरेस्ट का है, क्लियर। कुछ एक पार्ट जो है वो हमारा फॉरेस्ट का है, ठीक है। सेकेंड जो है वो ये क्या बोलता है? कुछ एक लैंड है जो कल्टीवेट नहीं होती है, जिसपे खेती नहीं होती है, वो कौन सी लैंड है? एक तो लैंड वो है जो वेरन या फिर वेस्ट लैंड है। वेरन मतलब बंजर पड़ी हुई जमीन है आपकी, वेस्ट पड़ी हुई है, या तो वहाँ पे कंकर पत्थर हैं या पे वहाँ पे जो है वो झाड़ियाँ उगी हुई है, ऐसा कुछ है कि जिस तरीके से हम उसे यूज नहीं करते हैं तो उसको हम बैरन वेस्ट लैंड बोलते हैं,
क्लियर। दूसरी लैंड हमारी वो है बेटा जहाँ पे हमारा यूज होता है किसके लिए, फैक्ट्रीज बनी है, रोड्स बनी है, बिल्डिंग्स बनी है। तो कुछ एक हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड वो है बच्चा जहाँ पे हमने रोड्स बनाए। अब दिल्ली में देखो आपने अनकल्टिवेटेड लैंड है ये, कैसे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हमने जो है वो आपको बिल्डिंग्स, रोड्स और यही सारी चीजें दिखेंगी, कहीं खेत नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। सो ये हमारी हो गई टू टाइप्स की, जो आपका आ जाता है ये हमारी टू टाइप्स की लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। क्यों कल्टीवेशन के लिए नहीं, या तो ये वेस्ट पड़ी हुई है, बंजर है, या फिर इस पे हमने क्या किया हुआ है, रोड्स या फैक्ट्रीज या इस तरह से बिल्डिंग्स बना रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में हमारे आते हैं 3, जिसमें हमारे ये 3 पोर्शन आते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड में। सबसे पहले आपका ग्रेजिंग। आप अगर गांव से कभी गए होंगे घूमने, आपने देखा होगा तो गांव के साइड में क्या होता है बेटा, कुछ एक लैंड्स को हम फ्री छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। किस लिए, क्योंकि वो पशुओं के चरने के लिए रखी जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड। और वो लैंड होते हैं जहाँ पे कभी भी खेती नहीं होती है, वो गांव वालों ने जो है वो छोड़े होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पे घास उगती है और वहाँ पे पशुओं को, कैटल्स जो उन्होंने रखे होते हैं, वहाँ उनको जो है वो ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये हो गए पेस्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड। पेस्चर लैंड भी वही होते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। दूसरा है आपका ट्री क्रॉप। अब आप अगर देखा होगा तो कई जगह पे क्या होता है, कई जगह पे सिर्फ ट्री लगे होते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती है, ठीक है। जमीन तो है, ठीक है, लैंड तो है, लेकिन वहाँ पे फार्मर खेती नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ पे ट्रीज लगाए गए, डिफरेंट तरह के ट्रीज हैं। सो इट इज कॉल्ड द ट्री क्रॉप। इसको हम ट्री क्रॉप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चा, ट्री क्रॉप। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब ध्यान से याद रखना, कल्चरेबल वेस्टलैंड कौन सी होती है बेटा, ऐसी लैंड जिसको मैंने जो है 5 साल से ऊपर, मतलब 5 साल से ऊपर, 6, 7, 8, 9, 10 साल से मैं उस पर खेती कर ही नहीं रही हूँ। आई लेफ्ट इट, मैंने छोड़ दिया, उस पर मैं खेती नहीं कर रही हूँ, लेफ्ट इट। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि जमीन से तो कुछ आ नहीं रहा है, कल्टीवेशन तो हम कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, या तो वो लोग सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उन्होंने उस जमीन को छोड़ दिया, उस पर खेती नहीं कर रहे, उसको बोल दिया कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखो, पहला फॉरेस्ट के लिए छोड़ दिया, दूसरी हमारी बंजर पड़ी हुई है, वेस्ट लैंड है, वो वाली लैंड हो गई। तीसरा हमने बोला ऐसी लैंड जहाँ पे रोड्स बनी हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, दैट इज नॉट टू बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर। अब हम थर्ड पे आए, तो थर्ड में हमारा जो है वो 3 और मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो भी हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड है। अनकल्टिवेटेड जिसपे खेती नहीं होती है, तो वो कौन सी है, ग्रेजिंग लैंड हो गई, जो हमने पशुओं के लिए छोड़ रखा है। दूसरा मैंने बोला ट्री क्रॉप होगी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसान ने खेती नहीं करता है, वहां पे सिर्फ ट्री लगा रखे हैं उसने। थर्ड हमारा हो गया अनकल्चरेबल लैंड, ऐसी लैंड जिसमें मैंने 5 या 6 या 10 सालों से कुछ खेती नहीं करी, छोड़ दिया, मोर देन 5 years आई हैव लेफ्ट इट, आई एम नॉट डूइंग एनी क्रॉपिंग हियर, ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसको, मैं उस पर खेती नहीं कर रही हूँ। सो मोर देन 5 years, याद रखना है, मोर देन 5 years, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है फेलो लैंड। और फेलो लैंड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चा, याद रखना है। फेलो लैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होगी करंट फेलो लैंड और एक होगी अदर देन करंट फॉलो लैंड। सो आपकी फॉलो लैंड कौन सी, जो करंट का मतलब क्या होता है, अभी, रिसेंट। क्या हुआ, करंट का मतलब क्या है, अभी, रिसेंट में, तो इसका मतलब हुआ कि अभी 1 साल हुआ है उसको छोड़े हुए। ऐसी लैंड जो मैंने छोड़ दी है, जिसपे मैं खेती नहीं कर रही हूँ, बट इट्स टाइम जो है ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल हुआ है, वो कौन सी होगी आपकी करंट फेलो लैंड, ठीक है। करंट फेलो लैंड्स का मतलब क्या है, 1 year से, 1 साल से मैं उस पर खेती नहीं कर रही हूँ, अभी करंटली मैंने उसको छोड़ा, 1 ही साल हुआ। और अदर देन करंट लैंड, तो वो आपकी हो जाएगी ऐसी लैंड जिसको छोड़े हुए 1 से 5 years हो चुके हैं। कितने, 1 से 5 year, जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ऐसी लैंड जिसपे मैंने काम नहीं किया, एग्रीकल्चर छोड़ दिया है करना, वो वाली लैंड को अदर देन फॉलो लैंड बोला जाता है।
क्लियर, समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने यहाँ भी 5 बोला, मैंने यहाँ 5 से ज्यादा ईयर बोले हैं। किसमें? कल्चरेबल लैंड में, कल्चरेबल वेस्ट लैंड में मैंने 5 से ज्यादा ईयर्स बोले हैं, लेकिन करंट में मैंने सिर्फ 1 साल बोला, और अदर देन में मैंने सिर्फ बोला है 1 से 5 साल के बीच में अभी मुझे टाइम हुआ है छोड़े हुए, तो उसको हम बोल देते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। ठीक है, अब ये आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया बच्चा आपका कौन सा है? नेट सोन एरिया हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, जहाँ पे खेती की जा रही है, यहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, इसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। अब नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया वो एरिया है, वो एरिया होता है बेटा जहाँ पे मैंने पूरे साल में खेती करी है, उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। ऐसा एरिया, यू टेल मी दैट कि कितने हेक्टेयर जमीन पे मैंने खेती करी है, चाहे मैंने उसमें जो है 2 बार खेती करी, 3 बार करी, 4 बार करी, दैट्स नॉट द मैटर। आप सिर्फ मुझे एरिया बताएंगे कि कितना हुआ, 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, 4 हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर है, सो दैट इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। ठीक है, कि 1 साल में मैंने जो है उसके ऊपर, कि 1 साल में मैंने कितनी जमीन के ऊपर खेती करी है, सिंपल सी लैंग्वेज में 1 साल में मैंने कितनी जमीन के ऊपर जो खेती करी, वो होता है नेट सोन एरिया। ऐसा एरिया जहाँ पे आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 साल जो है, जैसे ये 2020 में मैंने जो है वो 10 हेक्टेयर लैंड के ऊपर खेती करी पूरे साल में, चाहे मैंने उसमें 2 फसल, गेहूं की फसल भी उगाई है, आगे मक्की की फसल भी उगाई, मतलब दोनों राबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल मैंने तैयार करी है। लेकिन मेरे से पूछने वाला पूछ रहा है आप मुझे बताइए नेट सोन एरिया कितना है आपका, तो मैं बताऊंगी 10 हेक्टेयर, क्योंकि मैंने 10 हेक्टेयर पे खेती करी है। क्लियर? सो ये होता है। अगर 2020 में मैंने क्या किया, 10 की बजाय मैंने 5 हेक्टेयर छोड़ दिए, 5 पे ही खेती कर रही हूँ, तो अभी अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आप कितने पे जो है वो कितना नेट सोन एरिया है आपका, तो मैं बताऊंगी 5 हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि इस साल मैं सिर्फ 5 हेक्टेयर पे ही काम कर रही हूँ, मैंने और जमीन जो 5 हेक्टेयर छोड़ दिया, 5 पे कर रही हूँ। तो आपसे सिर्फ नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपका जिस एरिया पे आप खेती कर रहे हो उसका एरिया बताइए, कितने जमीन पे आप खेती कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। ठीक है, सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया इज अ वास्ट डाइवर्स साइज में बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने, फिजिकल जो इसका है वो डिफर है, तो क्या कैसे ये इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, तो लैंड जो है वो हमारी जो इंडिया में जो है या कैसे भी है, हम उसमें कुछ फॉरेस्ट होता है, कुछ हमारी वेस्ट लैंड होती है, कुछ भी हमारी बिल्डिंग्स बनी है, रोड्स बने हैं। ठीक है, कुछ जो है वो ग्रेजिंग लैंड छोड़ दी है हमने, पशुओं को चुगने के लिए छोड़ दी है, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रीज उगाए गए हैं, फसल करते ही नहीं है वहाँ पे हम। कुछ एक ऐसी है जो एक साल से 5 या 10 सालों से जो है 5 से आगे, ठीक है, 5 ईयर्स से मोर ईयर्स, मतलब मोर देन 5 ईयर्स जो है वो लैंड खाली पड़ी हुई है, कुछ खेती नहीं हो रही, वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होगी। 5 ईयर्स मोर। ठीक है, एंड करंट फॉलो लैंड्स जो है वो हमारी कौन सी हो जाती है, हमारी करंट फॉलो लैंड जो अभी 1 साल से ही मैंने उसको छोड़ दिया, खेती नहीं हो रही उस पर। और अदर फॉलो लैंड्स वो हो गई जो 1 साल से लेके 5 साल के बीच में अभी टाइम हुआ है, 3 साल है, 4 साल है, तो वो ऐसा एरिया है जिसको मैंने अभी जो है छोड़ा है। और ये आ जाता है नेट सोन एरिया, वो सिर्फ आप ये बताओगे कि कितने एरिया पे आप खेती कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।